नमस्कार, जय भीम. मी रसिका दाभाडे, दैनिक बहुजन सौरभची संपादिका. आपला बहुजन यूट्यूब चॅनलमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. जे डॉक्टर ॲडव्होकेट मुख्य संपादक सिद्धार्थ कांबळे सर हे विदेशामध्ये तायवान या देशामध्ये कॉन्फरन्ससाठी गेलेले आहेत. तर त्यांच्या अनुपस्थितीमध्ये मी त्यांचा कार्यभार सांभाळत आहे. काही त्रुटी आढळल्यास माझी सर्वांना विनंती आहे की तुम्ही सगळ्यांनी सांभाळून घ्यावे. देशामध्ये EVMच्या विरुद्ध याचिका पुन्हा लावण्यात आली आहे. डॉक्टर महमूद प्राचा यांनी पुन्हा EVM विरुद्ध याचिका लावली आहे. तुम्हा सगळ्यांना आश्चर्यचकित होईल की एक दोनदा नव्हे तर 40 वेळा EVMची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. याविरुद्ध त्यांनी दंड पण सुनावलेला आहे. लोकसभेचं इलेक्शन असताना पुन्हा अर्ज केला आहे, अपील केली आणि ती सुप्रीम कोर्टाने स्वीकारण्यात आली आहे. महमूद प्राचा यांनी म्हटलेलं आहे की यावेळेस बॅलेट पेपरनीहीच इलेक्शन व्हावे, हा नियम लावण्यात यावा. पण नंतर आता EVM रद्द होणार का हा प्रश्न सगळ्यांच्या मनामध्ये येत आहे. याविरुद्ध सुप्रीम कोर्ट आता आपल्याला पुढच्या हप्त्यामध्ये सुनावणार आहे. आता आपण बघूया संजय सिन्हा, आम आदमी पार्टीचे प्रवक्ता. हे आधी काही 6 महिने जेलामध्ये होते. ईडीने यांना 6 महिने कोठडी सुनावली होती आणि त्यानंतर जेलामधून सुटका झाली आहे त्यांची. आपल्याला यकीन नाही, त्यांनी पहिल्यांदा असे पर्सन आहे की त्यांनी ईडी विरुद्ध मानहानीचा दावा ठोकलेला आहे. ते आता बाहेर निघाल्यावर ते म्हणत आहे पुन्हा त्या जोशाने ते पुन्हा BJP विरुद्ध लढा लढण्यासाठी तयार आहेत. त्यांचं वक्तव्य आहे की मी जेलमध्ये जाण्यासाठी आम्ही भिणार नाही, मी पुन्हा BJP विरुद्ध लढणार म्हणून. आता हे दोन्ही व्हिडिओ आपण बघूया. तो सुप्रीम कोर्ट ने EVM के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया और तो और जुर्माना भी लगाया. आपको जानकर हैरानी होगी कि एक दो बार नहीं बल्कि 40 बार सुप्रीम कोर्ट ने EVM के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं को खारिज किया और कहा कि इन याचिकाओं में कुछ सुनने लायक नहीं है. लेकिन अब वही सुप्रीम कोर्ट EVM के खिलाफ दायर की गई याचिका पर लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है और चुनाव आयोग के हाथ पांव फूल गए हैं. तो अब ऐसे हालातों में सवाल खड़ा होता है कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद EVM भी बंद होने वाली है. सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले याचिका दिखाते हैं जिसने बवाल मचा दिया है. आप खबर देखिए किसान तक की. देखिए इसमें लिखा हुआ है कि EVM की जगह बैलेट पेपर से कराए जाएं देश में चुनाव. वोटिंग में बचे कुछ दिन और सुप्रीम कोर्ट से की गई है मांग. तो क्या ऐसे हालातों में चुनावों को टाला जाएगा? आप जानते हैं कि 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होने वाला है. उसके ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है और जैसे ही याचिका लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. पहले तो 40 बार इस याचिका को खारिज कर दिया गया, लेकिन शायद इस बार ऐसे तर्क दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट चाहकर भी EVM के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज नहीं कर पाया है. आपको बता दें ये याचिका किसी और ने नहीं, EVM के खिलाफ आंदोलन का चेहरा बने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा ने लगाई है. उन्होंने तर्क दिया है कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाना एक अहम नियम है और तो और चुनाव आयोग ने खुद माना है कि EVM हैकिंग की जा सकती है. तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और सोशल एक्टिविस्ट महमूद प्राचा ने क्या कहा है, पहले आप उनका बयान सुनिए, फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया है हम आपको बताते हैं. हमने ये सुप्रीम कोर्ट की भी पिटीशन जो लगाई है वो लग गई है और वो आने वाली है. उस पर नोटिस हो गया, आप सब लोगों ने देख लिया होगा, उसीलिए आप सब नोटिस नहीं हुआ है, अभी वो फाइल हो गई है और वो जिन पिटीशंस पे नोटिस हुआ है उनके साथ ही हियरिंग पे अब आएगी. 2 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2 हफ्ते में हम सुनेंगे. लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं आपको, एक और सबूत हमारे हाथ में आ गए चुनाव लड़ने की वजह से. ये हैंडबुक है जो हर एक कैंडिडेट को मिलती है. ये हैंडबुक भी मैं आपको चाहूंगा आप अपने दर्शकों को दिखाएं. हम आपको इसका सॉफ्ट कॉपी भी सबको सप्लाई करेंगे. इसमें ये साफ साफ लिखा जो चुनाव आयोग ने, मैं ये आप टाइम लगेगा, मैं आपको पढ़ के नहीं सुना रहा, लेकिन इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि चुनाव EVM से सुरक्षित रूप से नहीं हो सकता. कोई भी आदमी जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में एकदम बेसिक नॉलेज भी है वो इस में से पढ़ के ये बता सकता है कि चुनाव आयोग के द्वारा निर्मित ये जो EVMs हैं ये सुरक्षित नहीं है. ये सुरक्षित अब भी ये बता रहे हैं कि हम आदमी लगाएंगे अपने वहाँ पे ताकि उसको धांधली ना कर सके कोई. हैकिंग नहीं हो सकती है. चुनाव आयोग पूरी मजबूती से नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि हमने ऐसे
बढ़िया काम से कर रखा है कि चुनाव इसकी हैकिंग हो नहीं सकती। ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसकी हैकिंग नहीं हो सकती, ऐसी कोई मशीन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और सोशल एक्टिविस्ट महमूद प्राचा का कहना है कि हमने चुनाव आयोग के साथ मीटिंग की, जिसमें चुनाव आयोग ये मजबूती के साथ नहीं कह पाया कि ईवीएम में हैकिंग संभव नहीं है। उनका कहना है कि हैकिंग हो सकती है, लेकिन उस हैकिंग को रोकने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है। इस सिस्टम के तहत हम लोग अधिकारी नियुक्त करते हैं और हैकिंग आम आदमी पार्टी किस स्टेज में है। जिस तरह से शिवसेना का हाल हुआ, उद्धव ठाकरे के रहते शिवसेना ख़त्म हो गई, उसके दो फाड़ हो गए। शरद पवार जैसे इतने अनुभवी नेता के रहते हुए भी एनसीपी के दो फाड़ हो गए, सिंबल चला गया। क्या आप अपनी पार्टी के लिए इस तरह का संकट देख रहे हैं? क्योंकि आपके मुख्यमंत्री जेल में हैं, दो सीनियर मिनिस्टर जेल में हैं, आप भी जेल में रह के 6 महीने तक आए हैं। अब पता नहीं अब कौन और मिनिस्टर जेल में जा सकता है। देखिए, संकट से तो बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसके लिए अब आपको सोचना होगा कि आपको वो पटका पहन के इनके सामने इनके गुलाम की तरह इनके साथ शामिल हो जाना है या फिर डट के इनके खिलाफ आवाज़ उठानी है। ये तो आपको तय करना पड़ेगा किस तरह के राजनीतिक व्यक्ति के रूप में आप अपने आप को चाहते हैं कि आपको याद किया जाए। क्योंकि देखिए, ये इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं दर्ज होगा। अगर आप झुक गए इनके आगे तो आपको एक कायर के रूप में याद किया जाएगा, और अगर आप बहादुरी से लड़ते रहे तो आपको बहादुर के रूप में। तो ये अब मैं तो सभी विपक्षी पार्टियों से कहना चाहता हूँ कि थोड़ा हौसला रखिए। इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि 4 ठो मुकदमा हो गया तो आप तुरंत जो है मोदी जिंदाबाद करने लगे। इससे कोई वो फायदा समस्या ये हो रही है कि उनके जो मेन लीडर हैं उनको उठा के जेल में बंद कर दिया जा रहा है। पीछे पार्टी को तोड़ना या फिर मैनिपुलेट करना नहीं, आसान हो जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ ऊपर की लीडरशिप और नीचे की लीडरशिप दोनों को तैयार रहना चाहिए। दोनों को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि भाई अगर मान लीजिए एक परिस्थिति आपके सामने आई है तो उससे लड़िए आप। अच्छा, आप बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो आपका क्या भला हो जाएगा? आप जाके वहां पे आप पहली बात मिनिस्टर बन सकते हैं ज्योतिरादित्य की तरह। मैं ये कहता हूं 14 पूर्व मुख्यमंत्री गए वहां पे, तो आप एक पार्टी में थे तो वहां मुख्यमंत्री थे ना भाई। पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे गए तो आपको कहीं राज्यसभा पकड़ा दी गई, कहीं कुछ पकड़ा दिया गया। आप जैसे सिंधिया साहब की बात कर रहे हैं तो वो तो मुख्यमंत्री की लड़ाई में थे ना मध्य प्रदेश में, कि आज नहीं तो कल वो मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी में बन सकते हैं। उनके पिताजी रहे कांग्रेस में लंबे समय तक, रेल मंत्री रहे, वो कई मंत्री के पद पे, या जितने भी नेता गए। पर जब आप एक राज्य के मुख्यमंत्री ही बन गए एक पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, उसके बाद आपको मतलब क्या और चाहिए उससे ज़्यादा? फिर दोबारा उस पार्टी में रहोगे तो दोबारा जब भी वो सरकार आएगी तो हो सकता है तुम्हारे लिए मुख्यमंत्री बनने का चांस हो। पर जो माहौल है, शामिल जो करके 10 साल पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है, उससे देखकर आपसे जो कई विधायक अभी मिलने आए तो मुझे भी देखकर लगा कि शायद इन्हीं में से कोई 2-4 फिर बदल के बीजेपी में चला जाएगा, पार्टी टूट जाएगी। क्योंकि ये टूटते हुए देखा गया, तृणमूल में भी गए हैं लोग, शिवसेना में भी गए हैं लोग। हाँ, तो जिन पे ईडी सीबीआई के छापे शुरू होते हैं वो अगर शामिल हो जाते हैं तो बंद हो जाते हैं। तपस राय का भी उदाहरण है। पर आप कह रहे हैं कि विपक्ष को डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। 2-4-6 महीने की जेल अगर आपको मिलती है तो लड़ने के लिए तैयार रहिए। कितना डरोगे भाई? हिटलर की भी तो सभा में एक आदमी की फोटो हम लोग देखते हैं ना कि वो सबने हाथ उठाया, उसने हाथ नहीं उठाया ना, देखते हैं ना हम लोग। आज भी वही फोटो चलती है। जिन्होंने हाथ उठाया उनकी तो फोटो नहीं चलती ना। जो हिटलर के समर्थन में उसके आगे झुक के नमन करते हुए हाथ उठाते थे उनकी फोटो नहीं चलती ना। उसी एक आदमी की चलती है जिसने हिटलर के आगे हाथ नहीं उठाया। जेल में आपने हिटलर से संबंधित किताबें पढ़ी? नहीं, हिटलर से संबंधित नहीं पढ़ी। एक किताब मुझे भेटी, केवल लड़का वो खड़ा भी है, प्रिंस, हाँ। इसने भेजा था हिटलर की तानाशाही, लेकिन वो समय नहीं मिल पाया, मैं नहीं पढ़ पाया उस किताब को। तो किस तरह की किताबें थी? मतलब लोकतांत्रिक अधिकारों वाली किताबें? ज़्यादातर वही थी, ज़्यादातर आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी हुई किताबें थी। जैसे नेल्सन मंडेला जी का पूरा इतिहास बहुत विस्तार से पढ़ने को मिला और बहुत प्रेरणा मिली उनसे कि एक आदमी
इतने लंबे समय तक जेल में रह के भी नहीं टूटा। उनके सामने भी बहुत समय ऐसे प्रस्ताव आए। तो आप ये तय करके बैठे थे कि आप नहीं टूटेंगे, चाहे 6 सवाल महीना ही चाहे नहीं। 2 साल हो? कुछ भी नहीं, सवाल ही नहीं है, टूटने का तो प्रश्न ही नहीं है। रवीश जी, अपने घर वालों से मैं बात करता था, 15 मिनट हंसाता था। मेरे घर वालों को यह पूछने की इजाजत नहीं थी कि तुम कैसे हो, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग होती थी। मैं नहीं चाहता था कि ये रिकॉर्डिंग अगर हमारे ऊपर बैठे हुए लोग देखें तो उनके मन में ये जाए कि संजय सिंह का मनोबल गिर रहा है या उनका परिवार टूट रहा है। मैं कहता था ये मत पूछो कि मैं कैसा हूं, ये पूछो कि जेल में लोग कैसे हैं। हमारे परिवार को ये भी पूछने की इजाजत नाही थी। नेहमीप्रमाणे आपण बुद्धा या सिरियलमधनं एक प्रसंग दाखवत असतो की आता मगधचा राजा अजातशत्रू यांनी बुद्धावरचा जनतेवरती जो प्रभाव होता तो कमी करण्यासाठी त्यांनी एक म्हणजे विद्वान पंडित, ते प्रवक्ता होते वेदांचं, आणि त्यांना सखोल अभ्यास होता सगळ्या गोष्टींचा, आणि त्यांच्यामध्ये आणि भगवान बुद्धामध्ये त्यांनी शास्त्रार्थ करण्याचा प्रयत्न केला। आणि ते त्यांच्यामध्ये जो संवाद होता, विचारांचा संवाद, की कशा ब्राह्मण श्रेष्ठ होतो, यावरून त्यांचा जो संवाद होता तो अतिशय मार्मिक आहे। आपण सगळ्यांना एक नवीन म्हणजे ज्ञानाची तो भर पडतोच आपल्यामध्ये, पण आपल्याला म्हणजे व्यक्तिमत्वानुसार कसा प्रसंग आहे ते लक्षात येतो आपल्याला। तर आपण बघूया तो भगवान बुद्धांच्या याच्यामधला तो प्रसंग। तो भीषण विवाद होगा, देखते हैं कौन जीतता है। बुद्ध ही सर्वश्रेष्ठ हैं। नहीं, आज सोनदंड जीतेंगे। नहीं, बुद्ध अनुभवी बातें कहते हैं, सोनदंड लिखी लिखाई। व्यर्थ की बात कर रहे हैं आप। मेरे हिसाब से सोनदंड जी आज पूरे मगध का शीश ऊंचा करेंगे। सही बात है। बुद्ध तो जय पराजय के बहुत आगे हैं। महाराज अजातशत्रु पधार रहे हैं। मैं महाराज की उपस्थिति में वंदनीय बुद्ध और परम ज्ञानी सोनदंड का इस राजसभा में स्वागत करता हूं। आचार्य सोनदंड की जय! आचार्य सोनदंड की जय! सोनदंड की जय! आज ये दोनों मान्यवर महाराज की उपस्थिति में इस राजसभा में अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। ऐसे विचार जिससे आप लोगों के ज्ञान की वृद्धि होगी। अब मैं दोनों मान्यवर से विनती करता हूं कि वो किसी एक विषय पर अपने विचार प्रकट करें। आप आयु में मुझसे छोटे हैं, अतः विषय चुनने का अवसर भी मैं आप ही को देता हूं। कहिए, किस विषय पर चर्चा करनी है? प्रणाम सोनदंड। क्या आप बता सकते हैं कि एक सच्चे ब्राह्मण में कौन कौन से गुण होना अनिवार्य है? यदि आप चाहें तो वेदों के उदाहरण भी दे सकते हैं। वेद पाठ तो सोनदंड का प्रमुख विषय है। वेद की गहन गुत्थियों को सुलझाने में आप महारथी हैं। भिक्षु गौतम, पूर्ण ब्राह्मण बनने के 5 लक्षण हैं। सुंदर रूप,
मंत्रोच्चारण एवं अनुष्ठान करने में प्रवीण, 7 पुश्तों से रक्त की शुद्धता, अच्छा ज्ञान, अच्छा कर्म। इन 5 गुणों में से भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से होने चाहिए, और इनमें से किसी भी गुण के अभाव में क्या वो सच्चा ब्राह्मण हो सकता है? अंत के 2 गुण, अच्छा ज्ञान एवं अच्छा कर्म। सुंदर रूप, मंत्रोच्चारण एवं अनुष्ठान करने की प्रतिभा, 7 पीढ़ियों से रक्त की शुद्धता आवश्यक नहीं। क्षमा कीजिएगा, परंतु सोनदत्त जी उचित उत्तर नहीं दे पाए। बुद्ध के प्रश्नों ने इन्हें उलझा दिया है। ये तो ब्राह्मणों का अपमान है। आदरणीय सभागण, यदि आप सौंदर्य में आस्था रखते हैं तो कृपया कर शांत हो जाइए, उन्हें अपनी बात कहने दें। यदि आप उनमें आस्था नहीं रखते तो आप में से जो चाहे इस विषय की चर्चा को आगे बढ़ा सकता है। मैं आप सभी के प्रश्नों के उत्तर दूंगा। मित्रों, हम सबके बीच में मेरा चचेरा भाई अंगक बैठा हुआ है। अंगक रूपवान है, उसका आचरण कुलीन और उत्कृष्ट है। उसके बाह्य सौंदर्य की बराबरी केवल भिक्षु गौतम के साथ ही की जा सकती है। 2 परिवारों के रक्त की शुद्धता उसके अंदर बह रही है। वेद पाठ का ज्ञानी है, ये 3 गुण तो उसमें है। पर यदि विचार के रूप में देखें कि अंगक मदिरापान करता है, हत्याएं करता है, बलात्कार करता है, झूठ बोलता है, चोरी भी करता है, तो उसके बाकी के गुणों का कोई मूल्य ही नहीं रह जाएगा। अतः मित्रों, सदकर्म और ज्ञान ही सर्वोपरि है पूर्ण ब्राह्मण बनने के लिए। इन दोनों गुणों में से भी सर्वोत्तम गुण आप किसे समझते हैं? सदकर्म और ज्ञान 2 नहीं हो सकते। जैसे एक हाथ दूसरे हाथ को और एक पैर दूसरे पैर को साफ करता है, उसी तरह सदकर्म और ज्ञान एक दूसरे के पूरक होते हैं। सदकर्म आपके विवेक को प्रकाशमान बनाता है और विवेक से किया कर्म आपको धार्मिक बनाता है, और यही जीवन का गूढ़ मंत्र है। उत्तम, अति उत्तम सौंदन, आप हमारी आशा पे खरे उतरे। बुद्ध, अब आप बताएं कि हमारे परम विद्वान सोनदन से आप क्या पूछना चाहते हैं? सत्य कहा सौंदर्य आपने। सत्कर्म और ज्ञान जीवन के सबसे मूल्यवान गुण हैं। क्या आप बताएंगे कि सत्कर्म और ज्ञान को उच्चतम कोटि तक कैसे विकसित किया जाए? हे करुणा निदान, इस विषय में आप ही हमारा मार्ग निर्देश करें।
हम तो केवल सिद्धांत जानते हैं, किंतु आप बुद्ध बन परम सत्य को प्राप्त हुए हैं। हे परम पुरुष, आप ही बताएं, सद्कर्म और ज्ञान की उच्चतम कोटि तक कैसे पहुंचा जा सकता है? आत्म मुक्ति के 3 चरण हैं: शीलाचार, ध्यान और ज्ञान। यदि हम शीलों का आचरण करते हैं तो ध्यान साधना में वृद्धि होती है और ध्यान साधना से ज्ञान का उदय होता है, जिससे शीलों का गहन आचरण करना संभव होता है। इसके द्वारा काम, क्रोध, मोह, माया, तृष्णा से दूर हो आत्म मुक्ति, शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। हे करुणा निधि, आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे अंधकार से प्रकाश में ले आए। हे परम पुरुष, मुझे आपकी शरण में ले ले, मुझे इस संग की शरण में ले ले परम पुरुष। शाक्य मुनि बुद्ध की, शाक्य मुनि बुद्ध की, शाक्य मुनि बुद्ध की। प्रमाणे आपण बहुजन सौरभचा आढावा घेऊया। राहुल गांधी यांनी लोकसभा इलेक्शनच्या आधी 2024च्या इलेक्शनच्या आधी म्हटलं आहे, सत्तेत आल्यानंतर संपत्तीचे सर्वेक्षण करणार। त्यांनी असा विचार केला आहे की आपण एक संस्था ऑर्गनाइज करायची की ज्याद्वारे आपल्याला सगळ्यांना माहिती होणार की कुणाकडे किती संपत्ती आहे, त्या संपत्तीचा युटिलाइज कसा होत आहे आणि त्यामुळे कसा फायदाच होणार आहे आपल्या देशासाठी। जर त्यांचा माहिती पडेल आपल्याला, तर आपल्या देशाच्या कारभारामध्ये आपल्याला जी संपत्ती आहे त्याचा हातभार लागू शकेल, बेरोजगारांसाठी पण कामी येईल। ही चांगली योजना म्हणजे राहुल गांधी यांनी आपल्या याच्यामध्ये मांडलेली आहे। आता नंतर बघूया, पश्चिम बंगालमध्ये NIAच्या पथकावरील जमावाचा हल्ला, अधिकाऱ्यावर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल। पश्चिम बंगालमध्ये NIAच्या पथकावर जमावाचा हल्ला केला, त्यांनी एक ऑफिसर होते, त्यांनी विनयभंग केला, त्याविरुद्ध त्यांच्यावरती गुन्हा दाखल झाला असताना काही जमावाच्या लोकांनी त्यांच्यावरती हल्ला केलेला आहे। बहुजन सौरभ या चॅनलमधला आपण संकल्प आमचा ही एक न्यूज हे टाकले, करो या मरो, संविधान वाचू, 100% मतदान करूया, मेरा वोट मेरा सम्मान, सगळ्यांनीच मतदान, याद्वारे आम्ही हा एक संकल्प केला आहे की सगळ्यांनीच मतदान करायला पाहिजे, आळस करू नका। हे इलेक्शन आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे लोकसभेचं, तर सगळ्यांनी आवर्जून सगळ्यांना विनंती आहे की सगळ्यांनी मतदान करावे। त्याचनंतर एकनाथ खडसे स्वगृही परतणार भाजपामधून। 30 वर्षाहून जास्त त्यांनी म्हणजे विरोधी पक्षनेते आहेत ते एकनाथ खडसे, त्यांनी 30 वर्षाहून अधिक काळ भाजपामध्ये होते, म्हणून नंतर त्यांनी शरद पवारांना पुन्हा जॉईन केला आणि आता ते परत भाजपामध्ये परतणार आहेत। त्यानंतर लडाखमधील सीमा मोर्चा रद्द, शांततापूर्ण निदर्शने सुरू ठेवण्याचा निर्धार। तुम्हाला माहिती आहे, लडाखमध्ये काही दिवसापासून पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक यांच्या नियंत्रणाखाली उपोषण चालू होतं, म्हणजे आणि ते आता सध्या शांतीने सीमा मोर्चा रद्द करण्यात आलेला शांतिपूर्ण। बच्चू कडूचा महायुतीवर अमरावतीनंतर रामटेकमध्येही प्रहार। त्यानंतरची आपण त्याच्यात बाजूची एक न्यूज घेऊया। औषधी संचावर प्रधानमंत्र्याचा फोटो का नाही, चंद्रशेखर बावनकुळे यांचं असं त्यामुळे फोटो नसल्यामुळे प्रधानमंत्र्यांचा ते अतिशय नाराजी त्यांनी व्यक्त केली आहे। जेव्हा गावामध्ये उष्माघात प्रथमोपचार औषधी संचालनासाठी प्रधानमंत्र्यांचे छायाचित्र नसल्यामुळे बावनकुळे यांनी नाराजगी व्यक्त केली आहे। त्याच्याच खाली आज राज्यामध्ये अवकाळी पावसाची शक्यता आहे। बघत आहोत आपण काही दिवसापासून वातावरण अगदी चेंज झालेलं आहे, कुठे खूप उष्णताचं तपली आहे, तर कुठे काही अवकाळी पावसाने कुठे दिलासा दिलेला आहे थोडा।
त्याच्यानंतरची न्यूज आहे, मुलाचे लव्ह मॅरेज पण आईला शिक्षा. एका गावामध्ये मुलांनी लव्ह मॅरेज केले, त्यामुळे त्या गावातील काही लोकांनी तिथल्या म्हणजे मुलीकडच्या लोकांनी त्या मुलाच्या आईवर खूप मारहाण केली, तिला अर्धनग्न करून पूर्ण गावभर फिरवण्यात आले. त्याच्याविरुद्ध त्यांनी म्हणजे केस दाखल केलेले आहे. भारत जगातील कर्करोगाची राजधानी. अपोलो हॉस्पिटलमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या हेल्थ ऑफ नेशनच्या अहवालानुसार भारतात दिवसेंदिवस कर्करोगांच्या प्रकरणात वाढ होत आहे, हे दिसून येत आहे. त्यामध्ये भारतामध्ये दिवसेंदिवस कर्करोगांचे जे पेशंट आहेत ते खूप वाढत चालले आहे. त्याच्याच खाली आम्ही आमच्या बहुजन सौरभची एक जाहिरात दिली आहे. 11 एप्रिल महाराष्ट्रपती महात्मा ज्योतिबा फुले, 14 एप्रिल भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि 16 एप्रिल अशोक सम्राट यांच्याविरुद्ध आम्ही सगळ्यांना निवेदन करणार की तुम्ही सगळ्यांनी जाहिराती द्यावे, शुभेच्छा जाहिराती द्यावे, जेणेकरून आमचा दैनिक बहुजन सौरभ हा बळकट होणार. चला तर आता बघूया पेज नंबर 2 मधील. आज आमचा अग्रलेख पूर्ण इलेक्शनवरतीच निर्धारित असला आहे. तरुणांच्या देशात तरुणांच्या हाती काय? आपली ही भारतीय लोकशाही ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे. यामध्ये बाबासाहेबांनी अत्यंत खूप छान प्रकारे त्यांनी रचना केली आहे, मांडण्यात आली आहे. ही जगातील सगळ्यात मोठी आहे. पण जर आपल्या तरुणांनाच त्यामध्ये संधी नाही मिळणार तर त्याचा काही अर्थ होणार नाही. बाबासाहेबांच्या मनामध्ये एक खंत नेहमी होती की संविधान किती चांगले असले तरी जे चालवणारे जे असतील तर त्यांचं चालवणारे जर बरोबर नसतील तर त्या संविधानाचा काही अर्थ नाही राहणार. जसं आता आपल्या जे सरकार आहे जी आपल्या नेहमी म्हणजे लोकशाहीला खतम करण्याच्या मागे लागली आहे, संपवण्याच्या मागे लागली आहे. तर अशा प्रकारे ही जे अग्रलेख आहे तो तुम्ही सगळ्यांनी आवर्जून वाचावे. दलित आंबेडकरी समाजासाठी अस्तित्वाची लढाई. आज सगळ्यांनी एकजुटीने येण्याची गरज आहे. आपलं अस्तित्व आपल्या बाबासाहेबांनी जे मांडून दिलेलं आहे, आपल्यासाठी लढले, त्यासाठी आपल्याला सगळ्यांनी एकजुटीने लढण्याची गरज आहे. म्हणून दलित आंबेडकरी समाजाने अस्तित्वासाठी आपल्याला लढणं खूप गरजेचं आहे. तो पण आम्ही एक अग्रलेख टाकलेला आहे, तुम्ही वाचावे. आता बघूया पेज नंबर 3 मधील. बौद्धांनी मते कुणाला द्यावीत. आज आपल्या महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 12% फक्त बौद्ध आहेत आणि त्यापैकी चांभार झाले, मांग जातींची संख्या अत्यंत आपल्या बौद्धांपेक्षा पण कमी आहे. तरीही स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा लोकसभेमध्ये जे खासदार आमदार आहे त्यामध्ये चांभार व मांग जातींच्या लोकप्रतिनिधींना जास्त म्हणजे संख्या आहे, आपल्या बौद्धांची त्यापेक्षा कमी आहे. मग हा प्रश्न पडतो की बौद्धांनी मते कुणाला द्यावीत. हा अतिशय चांगला अग्रलेख आमचा टाकलेला आहे. तुम्ही सगळ्यांनी विचार करावा की बौद्धांनी मते कुणाला द्यावीत. आपण एका जातीच्या कॅटेगरीमध्ये द्यायची की जो लोकप्रतिनिधित्व चांगलं करेल त्यावरती मत द्यायचं. त्याच्यानंतर आम्ही बघूया त्याखाली आपण पारडी गावाचा इतिहास आणि काळानुसार नामकरण. वर्धा जिल्ह्यातील कारंजा घाडगे तहसीलमधील सर्वात मोठे गाव म्हणजे पारडी. या गावाचा इतिहास आणि त्यांच्या काळानुसार नामकरण कसं झालं याबद्दल आम्ही सांगितलेलं आहे. वसई येथील सत्य घटना. एक तरुण म्हणजे ही वसईमधील एक सत्य घटना आहे. जो एक तरुण मुलगा होता, त्याने कधीही निर्व्यसनी होता. तो कधीही त्यांनी व्यसन कोणतंच काही नाही केलं, पण त्यांनी कधीही कोणतं म्हणजे व्यसन न केल्यामुळे सुद्धा तरी त्याला कर्करोग झाला. की आपण चहा वगैरे मोस्टली प्लास्टिक आपण खूप प्रमाणात यूज करतो, प्लास्टिकच्या बॉटलमधनं पाणी पितो, चहा पितो, त्यामुळे असं निदर्शनास आलं की त्याला कर्करोग त्यामुळे झालेला आहे. म्हणून इंग्रजी बोलणे भाषा की कौशल्य. बरेचसे तरुण आता म्हणजे खूप उच्च म्हणजे इंजिनिअरिंग झालेले आहेत, बरेचसे लोक आहे की जे खूप एज्युकेटेड आहे पण त्यांना इंग्रजी ही भाषा येत नाही. त्याच जागी थोडे म्हणजे ज्यांना इंग्रजी येते ते मोठे लाखोनी पेमेंट घेत आहेत आणि नोकऱ्या त्यांना चांगले आहे. पण जे काही तरुणी आहेत जे चांगले कुशल म्हणजे त्यांच्यामध्ये कुशलता आहे पण तरीही त्यांना इंग्रजीच्या अभावामुळे जॉब प्लेसमेंट नाही आहे. तर त्यावरती आम्ही हा दिला आहे की इंग्रजी बोलणे भाषा की कौशल्य. आपण आज एज्युकेशनवरती इतका खर्च करतो बऱ्याच प्रमाणात, पण आपण त्याच जागी आपण आपल्या स्किलला सुधारण्यामध्ये म्हणजे हे केला पाहिजे खर्च. मला तरी असं वाटते की आपण आपल्यामधले कौशल्यावरती जास्त भर दिला पाहिजे. त्यामुळे आपल्याला आता पुढे जाऊन आपल्याला जॉब प्लेसमेंट इझी होतील करायला.
त्याच बाजूला आपण बाबा मुरलीधर मेश्राम PhD पदवीने सन्मानित मातृसेवा संघ इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल वर्क नागपूर येथे कार्यरत बाबा मुरलीधर मेश्राम यांना राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने नुकतीच समाजकार्य विषयात PhD ही बहुमानाची पदवी जाहीर केली आहे। त्याच्याच बाजूला आपण बघूया, दारूवरून राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजपचे कार्यकर्ते आपसात भिडले। लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रसार माध्यमाच्या चर्चात्मक कार्यक्रमात दारूचा विषय छेडताच राष्ट्रवादी काँग्रेस व शरद पवार यांच्या या दोन्ही गटामध्ये आपसामध्ये वाद निर्माण झालेला आहे। त्याच्याच बाजूला आपण बघूया, भिगवण येथे पहिला संविधान कीर्तन महोत्सव। भिगवण येथे भारतीय संविधानाविषयी आपल्या समाजात आदराची भावना रुजावी व उद्देशाने भिगवण येथे पहिला संविधान कीर्तन महोत्सव साजरा करण्यात आलेला आहे। रक्तदान शिबिर व वैद्यकीय साहित्याचे लोकार्पण। नारायण सेवा मित्र परिवार हिंगणघाटच्या वतीने रक्तदान शिबिर व वैद्यकीय साहित्याचे लोकार्पण झालेले आहे। त्याच खाली आपण बघूया, मॉयलरद्वारे मॅगझिनचे यंदा रेकॉर्ड ब्रेक उत्पादन। गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 35% वाढ। मॅग्नेनिझममध्ये यंदा 35% वाढ झालेली आहे। त्याच्याच खाली आपण बघूया, कस्तुरचंद पार्कवरील मतदार जागृती पहाट उपक्रमाला इलाइट वर्ल्ड रेकॉर्ड व इंडिया रेकॉर्डचे अकॅडमीचे मानांकन। मिशन डिस्टिंक्शन यशस्वी करण्याचा घेतला संकल्प। बाजूला आपण बघूया, ज्ञानसूर्य प्रतियोगिता पुस्तकेचे प्रकाशन। विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 133व्या जयंती निमित्त ज्ञानसूर्य बहुउद्देशीय संस्था व यांच्या संयुक्त विद्यमाने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कन्व्हेन्शन सेंटर या कामठी जवळील नागपूर येथेच नुकतेच ज्ञानसूर्य प्रतियोगिता पुस्तकेचे प्रकाशन झालेले आहे। याद्वारे आम्ही आपल्या बहुजन सौरभचे 4ही पेजचा आढावा घेतलेला आहे। तुम्हाला जर आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, लोकांना फॉरवर्ड करा आणि आता येत्या इलेक्शनच्यामुळे लोकांना जास्तीत जास्त फॉरवर्ड करा की याद्वारे आमच्याद्वारे त्यांना एक मेसेज मिळेल। एवढंच बोलते आणि उद्या भेटूया। तोपर्यंत जय भीम।